हेलो दोस्तों, आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सीडलिंग्स के रिलेटेड ही बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि पौध यानी सीडलिंग्स में और ख़ास तौर से हाईटेक नर्सरीज में आप किस तरह से फंगल कंटामिनेशंस को रोक सकते हैं और किस तरह से अपनी पौध को फंगस के अटैक से बचा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, जब हम हाईटेक नर्सरी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरी तरह से बंद स्ट्रक्चर होता है, पॉली शीट से कवर होता है। और कहीं कहीं पे लोग इसे नेट हाउस यानी कि नेट हाउस की तरह ट्रीट करते हैं। नेट से ये कवर होता है, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बंद होता है। ये नेट हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स पेस्ट को दूर रखने के लिए या फिर बाहर के इन्वायरमेंट से अपने नर्सरी को अलग करने के लिए। दूसरा दोस्तों, जो पॉली शीट होती है ये मेनली यूज होती है टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने के लिए। और इसका एक और पर्पस होता है कि ये बारिश से हमारे जो नर्सरी है उससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेती है। पर दोस्तों, इस पॉली शीट के जितने फ़ायदे हैं तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी हैं। और ये नुकसान हमें नज़र आते हैं गर्मियों के महीनों में, जैसे कि अप्रैल, मई और जून, जुलाई और अगस्त तक भी हमें ये दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि साल के ज़्यादातर महीने हिंदुस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से हमें सर्दियाँ कम बल्कि गर्मियों का मौसम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और अगर आपकी हाईटेक नर्सरी है जो पूरी तरह से पॉली शीट से कवर होती है तो यहाँ पर जब हम पानी देते हैं तो पानी वेपर्स की फॉर्म में बाहर आता है और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो ये फंगल कंटामिनेशंस के लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं। तो अगर हमारे पास हाईटेक नर्सरी है जो हमें काफ़ी हद तक बारिश से या फिर हाई लो टेम्परेचर से बचाती है, तो ये गर्मियों में हमें कई बार हाई टेम्परेचर होने की वजह से नुकसान करती है। तो हम किस तरह से अपनी पौध में जब इस तरह के क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं तो हमारी सीडलिंग्स में अक्सर फंगल कंटामिनेशन हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि पौध यानी नर्सरी में आपकी सारी मेहनत एक तरफ है और फंगस से लड़ने की मेहनत एक तरफ है। करीब 75 to 85% जो डिजीज़, बीमारियां, परेशानियां सीडलिंग्स यानी पौध पे आती हैं, ये सिर्फ फंगल कंटामिनेशन से आती है। और डैम्पिंग ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट और लीफ बर्न की समस्याएं हमें आमतौर पर दिखती हैं, ब्लाइट वगैरह की समस्या हमें आमतौर पर दिखती हैं। और ये कंटामिनेशंस को अगर आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई ना करें या फिर आपकी क्लाइमेटिकल आपकी जो मैनेजमेंट हो वो इस तरह की ना हो कि इससे टाइमली आइडेंटिफाई ना किया जाए, तो आपके सीडलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने की ये पोटेंशियल रखता है। हमने अपने पीछे की वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से आप वाटर मैनेजमेंट करके पानी को सही टाइम पे सही तरीके से देकर आप अपनी सीडलिंग्स को काफ़ी हद तक इस फंगल कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपकी क्रॉप में फंगल कंटामिनेशन आ चुका है तो आप उसे फिर कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, फंगस को रोकने के लिए दो तरह के मेनली हम फंजीसाइड्स यानी कि फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते हैं जो फंगस को कंट्रोल करता है। एक है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और दूसरा है सिस्टमिक फंजीसाइड। पहले मैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की बात करूंगा। दोस्तों, कॉन्टैक्ट जैसा इसका नाम है कि यानी कि कॉन्टैक्ट में आने पर ये काम करता है, प्लांट्स के कॉन्टैक्ट में आने पर काम करता है। और इसका जनरली फोलियर स्प्रे किया जाता है और ये प्लांट के उस पार्ट पे जहाँ पर फंगल कंटामिनेशन हुआ है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है तो ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। जनरली ये जो फंजीसाइड्स होते हैं ये कॉस्ट में थोड़े से सस्ते होते हैं और इसमें एक या दो या एक ही टेक्निकल जनरली हमें देखने को मिलता है। और अगर आपके पास आप इसका एग्जांपल देखें तो M45 जिसमें मैनकोजेब 45% की कंसंट्रेशन में होता है, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो है सिस्टमिक फंजीसाइड। सिस्टमिक मीन्स ये अप्लाई करने के बाद प्लांट के सिस्टम में जाता है और वहाँ पर जाकर अपना असर दिखाता है। और फिर ये आप इस फंजीसाइड की खास बात ये होती है कि आप इसको प्लांट के किसी भी पार्ट पे यूज कर सकते हैं और आप अगर इसका फोलियर स्प्रे करेंगे तब भी ये रूट्स वाली फंगल कंटामिनेशन को कम कर सकता है। क्योंकि प्लांट के जो सिस्टम होता है, टिश्यूज होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, जो भी इसके कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वहाँ पर एंट्री करके ये बड़ी आसानी से अपना काम करता है और फंगल कंटामिनेशन प्लांट के किसी भी पार्ट पे हो उसे इजीली कंट्रोल करने की पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, सिस्टमिक फंजीसाइड कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के साथ साथ सिस्टमिक नेचर भी होता है, तो इसमें दोनों तरह के काम होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम क्यों ना सिस्टमिक फंजीसाइड ही यूज़ करें। तो इसमें आप दोनों फंजीसाइड्स को बारी बारी इस्तेमाल करें। अगर प्रॉब्लम आपकी लीव्स के ऊपर है, स्टेम के ऊपर है और आपको लग रहा है कि ये उस फंगस ग्रुप की वजह से हुआ है जो सिर्फ बाहर से अटैक करता है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ही यूज करें क्योंकि ये सस्ते होते हैं और इससे प्लांट्स में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कम डेवलप होती है कंपैरिजन टू सिस्टमिक फंजीसाइड।
ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अगर आप किसी प्लांट के ऊपर एक केमिकल को बार बार स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर उस केमिकल के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब आप नेक्स्ट टाइम या फिर कुछ टाइम बाद उस केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उस लेवल का असर देखने को नहीं मिलता। इसलिए आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से स्टार्ट करें, फिर सिस्टमिक की तरफ जाएं। ये बात हुई दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड्स की। अब हम बात करते हैं कि आपको किस ऑर्डर में इन्हें इस्तेमाल करना है। आप जब मीडिया प्रिपेयर करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप सीडलिंग्स लगाते हैं तो जब कोकोपीट मीडिया आप बनाते हैं तो उसमें लगभग 10,000 प्लांट्स का जब आप मीडिया तैयार करें तो उसमें आप करीब 100 ग्राम के आसपास कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड मिक्स कर सकते हैं। हालांकि जो सीड्स होते हैं ये भी फंजीसाइड से ट्रीट होके आते हैं, पर क्योंकि इनको पैकिंग से हमारे यूज करने तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है तो इसलिए इनकी जो इफेक्ट है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। तो आपको एक फ्रेश इनोकुलम दें एक फंजीसाइड का, ताकि फंगस की प्रॉब्लम जब जर्मिनेट हो सीड तो काफ़ी कम हो जाए। जैसे ही आपकी सीडलिंग्स जर्मिनेट हो आप उनको स्टैंड पे शिफ्ट करें। ध्यान से ये पॉइंट सुनिएगा, काफ़ी इफेक्टिव और हमारा आजमाया हुआ ये एक मेथड है। जब आप सीडलिंग्स आपकी जर्मिनेट हो आप उनको स्टैंड पे शिफ्ट करें या फिर ज़मीन पे शिफ्ट करें और आपको लगे कि आपकी ट्रेज में 50% जर्मिनेशन हो चुका है तो आप पहले दिन शाम के टाइम किसी हल्के फंजीसाइड जैसे कि मैनकोजेब M45 या आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम भी है, और इसका इस्तेमाल करें। आप एक स्प्रे करें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। शाम के टाइम आप इसका स्प्रे करें और जैसे ही आपकी सीडलिंग जर्मिनेट होती है तो जो न्यू जर्मिनेशन होता है वहाँ पर कंटामिनेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता नहीं है, उसकी अपने जो फूड बनाने की कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ पर फंगस काफ़ी जल्दी अटैक करते हैं और सीडलिंग्स को अर्ली स्टेज में ही अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो आपको जर्मिनेशन वाले दिन ही आपको एक हल्के फंजीसाइड का स्प्रे करना है, इससे आपके सीडलिंग्स में फंगल कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद जब आपकी सीडलिंग्स 8-10 दिन की होती है तो आपको फंगल कंटामिनेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो आप अभी भी क्या करें कि आप एक स्प्रे साफ का ही लें, अगर आपके पास UPL कंपनी का ये साफ है। और ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई गई है। आप साफ का स्प्रे कर सकते हैं और आपको लगता है कि कंटामिनेशन आ चुका है, विजिबल है, तो आप पानी के साथ ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बायर कंपनी की एक दवा है एलिएट या एलिटी से लोग कहते हैं, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दवा है दोस्तों एलिएट या एलिट, ये जनरली हम पानी के साथ मिलाकर प्लांट्स की रूट्स पे अप्लाई करते हैं और जो रूट्स में होने वाले फंगल कंटामिनेशन हैं उनको ये काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। बायर कंपनी का ये फंजीसाइड है, इसका नाम है एलिट या एलिएटी से जनरली आप इसका जो नाम है इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ भी कंप्लीट नहीं होती और गर्मियाँ नहीं हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि COC या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसमें कॉपर बेस्ड एलिमेंट होता है जो फंगल कंटामिनेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। तो आप इसमें गर्मियों में जब पीक समर्स होते हैं तब इसे यूज ना करें, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है, या आपके प्लांट्स पे डैमेज कर सकता है। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बचते हैं हमारे पास 2 बड़े ग्रुप। एक है दोस्तों सिजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड, इसे आप अभी भी पीछे वाली शीट पे ही रख दें। इससे पहले अगर आपके प्लांट्स में फ्यूजेरियम विल्ट आया है तो आप अडामा कंपनी का कस्टोडिया एक दवा है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये इसका जो टेक्निकली काफ़ी हार्ड है, काफ़ी सख्त है, पर अगर आप प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है तो आप कस्टोडिया लिक्विड फॉर्म में आता है 0.5 से 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो मैं तीसरे या फिर तो मैं बिल्कुल लास्ट नंबर पे रिकमेंड करना चाहूँगा सिजेंटा कंपनी की एक फंजीसाइड है रिडोमिल गोल्ड। इसमें दोस्तों मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल होता है, ये टेक्निकल इसके अंदर है। और ये फंजीसाइड दोस्तों आखिरी हथियार है आपकी फंगल कंटामिनेशंस को रोकने के लिए। हालांकि अभी कुछ और भी टैबिकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन इस तरह के और भी मार्केट में टेक्निकल आए हैं, प्रोपिकोनाजोल भी यूज कर रहे हैं लोग, पर आपको रिडोमिल गोल्ड तक ही रुक जाना है और रिडोमिल गोल्ड आपका लास्ट हथियार है। आप इस सीक्वेंस में फंजीसाइड्स का यूज़ करें, कभी भी आप डायरेक्ट रिडोमिल गोल्ड यूज़ ना करें, अदर नहीं तो फिर आपके जो ये लोअर वाले फंजीसाइड्स होते हैं ये आपकी क्रॉप पे असर कम करेंगे या फिर ना के बराबर करेंगे और आपको जो पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरी तरह से फेल हो सकता है। आप एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे चले, एक टेक्निक बनाकर आगे चले, तभी आप फंगल कंटामिनेशंस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बातें आपको कैसे सीडलिंग्स में केमिकल का यूज करके फंगल कंटामिनेशंस को रोका जा सकता है। आप अपनी कमेंट्स हमें, अपनी क्वेरीज, अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। एक और वीडियो में हम आपके साथ वो आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।